जय हिंद, राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके बड़े परिवार में। हाँ जी भाई, कैसे हो? उम्मीद है सभी साथी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पिछली क्लास में हमने कुछ प्रश्नों को पढ़ने का काम किया था। उम्मीद करता हूँ कि वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक में छाप लिए होंगे, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहीं से छपेंगे, पहले भी छपे हैं और आगे भी छपेंगे भाई। ज़्यादा सारी बातें ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करने का काम करिएगा। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न पूछा गया है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 10 जनवरी को, 25 जनवरी को या 23 मार्च को? तो पहले बात की जाए 14 सितंबर की, तो सभी साथी नोट करिएगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। भारत की राजभाषा, भारत की राजभाषा घोषित किया गया। अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार और अनुसूची अनुसूची 8वीं, ठीक है, अनुसूची 8वीं के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। ये बात आप लोगों ने नोट करनी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं स्वीकृत है, अर्थात 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। और नोट छाप लेना, जो 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं मान्यता प्राप्त थी। मूल संविधान का मतलब है, जब भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और 14 भाषाएं कितनी, 14 भाषाएं क्या थी? मान्यता प्राप्त थी। 8 भाषाएं बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ये बात भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। अगर बात की जाए अंग्रेजी भाषा की, तो 22 भाषाओं में ये अंग्रेजी भाषा का जिक्र नहीं, अर्थात 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। ये बात भी आप लोगों ने नोट करनी है। तो 14 सितंबर को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को तो मेरे भाई राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये बात आप लोगों ने नोट करनी है। 10 जनवरी की अगर बात की जाए, तो 10 जनवरी 1975 को, 10 जनवरी 1975 अर्थात 1975 को क्या हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था मेरे भाई? वो हुआ था नागपुर में। कहां रहे? नागपुर में। और आप सभी से पूछा जा सकता है और सामने लिखा भी गया है, तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये अभी हमने हाल फिलहाल 10 जनवरी गई है, तो वो विश्व हिंदी दिवस हमने मनाया था। विश्व हिंदी दिवस मनाया था। ठीक है भाई। अगर आगे बात की जाए, आपसे पूछा जा सकता है 25 जनवरी को, तो 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 25 जनवरी 1950 को भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। निर्वाचन आयोग। और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और आप सभी कमेंट बॉक्स में मेरे को बताने का काम करिएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार कब मनाया गया था। ये बात भी बताने का काम करिएगा। एक सेकंड, ठीक है, आगे बढ़िएगा। तो 23 मार्च की अगर मेरे भाई बात की जाए, 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? आप सभी जानते हैं, भारत माता के वीर सपूत लाडले शहीद आजम सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और
एक लाइन आप लोगों ने सुनी भी होगी, मखरा चमची मार के लेगे सत्ता, चमची मार के लेगे सत्ता, असली देशभक्ति में मौत हो जाए, असली देशभक्ति में मौत हो जाए। और जे कुछ करना हो, एक मानस ने देख के सीखा हूं मैं, जे कुछ करना हो उम्र 23 साल की बहुत हो जाए, उम्र 23 साल की बहुत हो जाए। तो 23 मार्च 1931 को क्या मनाया किस इतिहास में हम इसे किस रूप में देखते हैं, तो शहीदी दिवस के रूप में देखते हैं। हरियाणा शहीदी दिवस अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो वो 23 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 23 सितंबर को राव तुलाराम जी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ये बातें भी आप लोगों ने नोट करनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अगला आप लोगों की स्क्रीन पर, व्याकरण के कितने अंग हैं? तो व्याकरण के अंग आप लोगों ने बताने हैं। तो प्यारे साथियों 3 है, 10 है, 4 है या फिर 15 है। तो लिख लीजिएगा व्याकरण के अंग, इस साइड लिख लेते हैं। व्याकरण के प्यारे साथियों 4 अंग है। कितने हैं मेरे भाई? 4 अंग है। हो सकता है आपने कुछ बुक में 3 भी पढ़े हो, लेकिन व्याकरण के कुल 4 अंग है। कौन कौन से हैं? पहला है जी कौन सा? वर्ण व्यवस्था। क्या भाई? वर्ण व्यवस्था। एक है मेरे भाई शब्द व्यवस्था, अर्थात शब्द विचार जिसे कह सकते हैं, ठीक है, शब्द व्यवस्था, या आप इसको क्या कह सकते हैं, वर्ण विचार या फिर शब्द विचार, इनके नाम भी आप लोग लिख सकते हो, वर्ण विचार, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे आप लोग? शब्द विचार, ठीक है। और 3 नंबर पर अगर बात की जाए तो आप लिखेंगे पद व्यवस्था। क्या? पद व्यवस्था। और 4 नंबर पर अगर आपसे बात की जाए तो ये रहेगा मेरे भाई वाक्य व्यवस्था, ठीक है, वाक्य व्यवस्था। तो ये 4 अंग रहेंगे किसके? व्याकरण के। अब बात की जाए वर्ण में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो वर्ण व्यवस्था में हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं और संधि के बारे में बात करते हैं। शब्द में अगर बात की जाए शब्द, और बात की जाए शब्दांश किसे कहते हैं, अर्थात शब्द के भेद की अगर बात की जाए वो बातें हम शब्द व्यवस्था में पढ़ते हैं। और पद व्यवस्था की अगर बात की जाए तो इसमें पद क्या होते हैं और पद बंद क्या होते हैं, ये बातें पढ़ने का काम करते हैं। इसमें समास भी आ जाते हैं। वाक्य की अगर बात की जाए तो इसमें हम वाक्य क्या होता है और वाक्य के कितने भेद हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, तमाम जानकारियां इसमें पढ़ने का काम करते हैं। 3 आप लोगों से अगर बात की जाए तो इसमें कुल भाषा के कुल 3 ये कहेंगे रूप होते हैं, ठीक है, भाषा के रूप। लेकिन मुख्यतः अगर बात की जाए, मुख्यतः भाषा के 2 रूप हैं, भाषा के 2 रूप हैं। अगर कुल रूप की बात की जाए तो 3 रूप रहेंगे, क्योंकि सांकेतिक भाषा भी एक भाषा का रूप माना जाता है। और कितने रूप हैं? मुख्यतः 2 हैं, कुल अगर पूछा जाए तो 3 है। कौन कौन से? एक तो है जी मौखिक भाषा, मौखिक भाषा जो भाषा का कैसा रूप है? अस्थायी रूप है और प्राचीनतम रूप है। एक है मेरे भाई लिखित भाषा। क्या है रे? लिखित भाषा जो भाषा का स्थायी रूप है और नवीनतम रूप जिसे कह सकते हैं वो रहेगी, ठीक है भाई। 10 की अगर बात की जाए तो 10 क्या है? मात्राओं की संख्या है। मात्राओं की संख्या कितनी है? मात्राओं की संख्या 10 है। मात्राओं की संख्या 10 है। ये बात भी आप लोगों ने क्या करना है भाई? नोट कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, पद है, शब्द है या वाक्य है? लिख लीजिएगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वो क्या रहेगी भाई? वर्ण रहेगी। तो लिख लीजिएगा। यहां से कुछ फैक्ट आप लोगों को बताने का काम करूंगा और ये जो पॉइंट्स हैं ये आप लोगों की परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, खंड नहीं किए जा सकते, खंड नहीं किए जा सकते, उसको क्या कहोगे? उसको बोलेंगे जी वर्ण। ठीक है भाई। लेकिन आप सभी नोट करिएगा, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर आप लोगों से पूछी जाती है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, इस बात पर आप लोगों ने क्या देना है? बहुत ज्यादा जोर देना है। आप लोगों से क्या पूछी गई है भाई? सार्थक इकाई पूछी गई है। तो ये क्या रहेगी? ये शब्द रहेगी। सार्थक का अर्थ होता है, सार्थक का मतलब होता है कि वो मीनिंगफुल हो, अर्थात अर्थ देने वाली होनी चाहिए इकाई। तो वो क्या रहेगी? शब्द रहेगी भाई। ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछता है तो वर्ण रहेगी और सार्थक इकाई पूछा जाता है सबसे छोटी तो वो शब्द रहेगी। शब्द क्या होते हैं ये अभी मैंने आपको बताया। भाषा की छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सार्थक होती है। वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है मेरे भाई? शब्द कहलाता है। ठीक है। पद क्या होते हैं? शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है, शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है तो उन शब्दों को क्या कहा जाता है? वाक्य कहते हैं। ये बात भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की ओर। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? अभी पढ़ के आए थे, भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई अगर आप लोगों से पूछता है तो मैंने आपको बताया था वो क्या रहेगी? शब्द रहेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। भाषा की लघुत्तम इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते आप लोगों से पूछा गया। तो ये बातें मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दी है, पढ़ा दी है। तो जिसके खंड नहीं किए जा सकते वो क्या रहेगी? वर्ण रहेगी। ध्वनि का लिखित रूप। ठीक है। ध्वनि का लिखित रूप भी क्या होती है? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ये बात भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों से बात की जाए कि मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो ये बात भी नोट करिएगा। मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई? लिपि का प्रयोग करते हैं। ये बात भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो भाषा के लघुत्तम इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या रहेगी? तो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या रहेगी? वर्ण रहेगी। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, करिएगा कोशिश बताने की। ठीक है। अगर प्यारे साथियों आपसे बात की जाए वर्ण की तो वर्ण के दो भेद होते हैं। क्या होते हैं भाई? वर्ण के दो भेद होते हैं। ये बात भी आप लोग क्या करेंगे? अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अगर वर्णों की संख्या की बात की जाए, पहले यहां लिख लीजिएगा वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने हैं? दो हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है जी स्वर और एक है मेरे भाई व्यंजन। ठीक है जी। अगर वर्णों की संख्या की बात की जाए,
उससे पहले वर्णमाला और बता देना चाहूंगा, वर्णमाला किसे कहते हैं। एक बात बताओ, जो ये शब्द है वर्णमाला, ये किस किस के मेल से बने? वर्ण जमा माला। वर्ण अभी पढ़ के आए, क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि को लिखित रूप जब हम दे देते हैं तो उसको वर्ण कहा जाता है। और वर्णों की संख्या अगर उससे पहले बात की जाए वर्णमाला की, तो वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम, वर्णों का सुव्यवस्थित वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है भाई? वर्णमाला कहलाता है। क्योंकि माला किसको कहेंगे? जिसमें मोतियों को सुव्यवस्थित तरीके से पिरोया गया हो एक धागे में, उसको ही माला कहते हैं। अगर मोतियों को बिना किसी ढंग के ऐसे ही एक धागे में बना दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, तो हम उसको माला नहीं कहते। माला उसी को कहते हैं जो व्यवस्थित हो, अर्थात तरीके से हो, ढंग से हो। तो इस शब्द पर बहुत ज्यादा आपने क्या देना है? जोर देना है। ठीक है भाई, ये बात भी क्या करेंगे? नोट करेंगे। वर्णमाला में वर्णों की संख्या की बात की जाए तो वर्णों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है भाई? 53 है। ठीक है, ये बात भी नोट कर लेनी है। सर हमने तो अभी पढ़ा था कुछ समय पहले 52 पढ़े थे, क्योंकि प्यारे साथियों एक विशिष्ट व्यंजन और जोड़ा गया है। ये बात भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर किसी साथी का कोई डाउट रहता है तो व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम ये हैंडल हमारे रहेंगे। ठीक है भाई, और जिस भी मेरे भाई ने, बहन ने पीडीएफ प्राप्त करनी है अपनी बुक की, क्योंकि अपनी खुद की बुक आती है भाई, अपनी आरबीडी पब्लिकेशन से बुक आती है, समीक्षा हिंदी ब्रह्मास्त्र पुस्तक, जिसको करीब 20,000 मेरे भाई बहनों ने प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उसी बुक की डिट्टो पीडीएफ आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा विद्यापति गुरुकुल, और उसमें फ्री कोर्सेज के फोल्डर में आपको क्या मिलेगी? पीडीएफ मिल जाएगी। अगर कोई भी साथी डाउनलोड करता है तो उसमें पासवर्ड मांगता है, उस पासवर्ड को प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। आगे बढ़िएगा। स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या बढ़ने से पहले, स्वर पढ़ने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्वर होते क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले ये बात भी लिख लीजिएगा, स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उनको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या की अगर बात की जाए तो स्वरों की संख्या कितनी है मेरे भाई? 11 है जी। कितनी है? 11 है जी। जी कौन कौन से हैं वो भी बता दो। एक है ए, तो ये 11 स्वर आप लोगों की स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं, अपनी नोटबुक में छाप लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आपकी स्क्रीन से जरूर पूछे जाएंगे भाई। तो ये क्या है? 11 स्वर है। अगर इन 11 स्वरों की बात की जाए तो इनके भी 2 भेद हैं, ये बात भी आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। स्वर के भेद, ठीक है, स्वर के 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक तो है जी ह्रस्व स्वर, और है दूसरा है मेरे भाई दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। ये बात भी नोट कर लीजिएगा। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने में
एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। 11 स्वर आप लोगों की स्क्रीन पर है और इनमें से 4 स्वर तो क्या है? ह्रस्व है और 7 स्वर क्या है? दीर्घ स्वर है। इन ह्रस्व स्वरों का दूसरा नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इनका दूसरा नाम है क्या? मूल स्वर। क्या है? मूल स्वर। और दीर्घ स्वरों का दूसरा नाम क्या है? संधि स्वर। ये बात भी नोट कर लीजिएगा, संधि स्वर भी इनको कहते हैं। कौन कौन से हैं ह्रस्व स्वर? एक तो ए है, ए ह्रस्व स्वर है, ई ह्रस्व स्वर है, उ ह्रस्व स्वर है और एक री ह्रस्व स्वर है। ये बात भी नोट कर लीजिएगा। बाकी जो बच गए 7, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जिनको बोलने में मतलब ज्यादा समय लगे, जो इनसे बड़े हैं वो दीर्घ स्वर रहेंगे। 7 रहेंगे दीर्घ स्वर। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये बातें आप लोगों को समझ आई होगी और अच्छे से अपनी नोटबुक में क्या करेंगे? नोट करेंगे। तो स्क्रीन पर प्रश्न था अपना, स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है, 10 है, 11 है या 53 है? तो स्वरों की संख्या कितनी रहेगी? 11 रहेगी। 10 किसकी संख्या रहेगी? मात्राओं की संख्या रहेगी। किसकी? मात्राओं की संख्या। जी ये मात्रा क्या होती है ये बात भी लिख लीजिएगा। ठीक है, पता तो होना चाहिए मात्रा कहते किसे हैं। वैसे ही छाप लो कि 10 होती है, लेकिन होते कहते किसको है वो भी लिख लीजिएगा। तो मात्रा की अगर बात की जाए, स्वर का बदला हुआ रूप। क्या भाई? स्वर का बदला हुआ रूप जो व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है। बदला हुआ रूप जो व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो व्यंजन के साथ प्रयोग करेंगे ना, किसका? व्यंजन के साथ प्रयोग करेंगे किसका? मात्रा का। जब स्वरों का प्रयोग करना होगा व्यंजन के साथ, तो उनकी मात्रा प्रयोग करती है। जो व्यंजन के स्वर का बदला हुआ रूप जो व्यंजन के साथ प्रयोग होता है। स्वर का बदला हुआ रूप जो व्यंजन के साथ प्रयोग होता है उसको मात्रा कहते हैं। जैसे जैसे अगर आपने ग लिखना है, ठीक है, ग इसके नीचे हलंत है और आपने इसके साथ, इस व्यंजन के साथ ई वर्ण जोड़ना है, तो आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते कि जी ये लिख दिया हमने, ये गलत है। इसलिए आपने क्या करना होगा? इसके साथ मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। और जब व्यंजन में से स्वर को अलग करते हैं तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? उसके साथ हलंत का प्रयोग करते हैं। किसका? हलंत का। जो ये नीचे एक डंडी सी दिखाई दे रही है ये हलंत है। और ये हलंत कब प्रयोग में आती है? जब व्यंजन में से स्वर को अलग किया जाता है तो हम हलंत का प्रयोग करते हैं और ये रूप क्या रहेगा? सही रहेगा। मात्रा की संख्या मैंने 10 बताई। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि जी स्वर तो आपने 11 बताए थे, ये 10 क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मेरे भाई ए की मात्रा नहीं है। ए की कोई भी मात्रा, ए की कोई भी मात्रा नहीं है, ये बात भी लिख लीजिएगा। आगे बात की जाए, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की ओर। व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक है, व्यंजन पूछा गया आप लोगों से कि व्यंजन कहते किसे हैं? किसे कहते हैं? तो लिख लीजिएगा व्यंजन किसको कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों को बोलने के लिए, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वरों की
सहायता ली जाती है, अर्थात जिनको बोलने में क्या करना पड़े, सहायता लेनी पड़े, किसकी, स्वरों की, उसको व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो मेरे भाई व्यंजन की संख्या की अगर बात की जाए, व्यंजन की संख्या की अगर बात की जाए तो स्पर्श व्यंजन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। क्या, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है भाई, 25 है। और ये कहां से कहां तक है, कै से मैं तक है, कै से मैं तक है। ठीक है। और अगर इसके बाद अगर आपसे बात की जाए तो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कितने मेरे भाई, 4 हैं। और ऊष्म व्यंजन अगर आप लोगों से पूछे जाते हैं तो इनकी संख्या भी कितनी है मेरे भाई, 4 है। कितनी है रे, 4 है जी। ठीक है। तो ये भी आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में छाप लीजिएगा। तो 25 और 4 29 और 4 क्या रहेंगे, 33। तो ये 33 क्या है, व्यंजन है। लेकिन कुल वर्ण यहीं पर खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि है के बाद जी हमने कुछ संयुक्त व्यंजन भी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, संयुक्त व्यंजन भी आप लोगों ने जरूर पढ़े होंगे। बिल्कुल, उनकी संख्या भी कितनी है मेरे भाई, 4 है जी। जिस संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन मेरे भाई उन व्यंजनों को कहते हैं जो दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं जी। ठीक है, हमने आपकी बात स्वीकार कर ली, हमने इसमें कोई डाउट नहीं है। तो न्यू और बता दो, जो ये संयुक्त व्यंजन है ये किस किस से मिलकर बने हैं। तो ये लिख लीजिएगा, ये कै जमा शै से मिलकर बना है। और त्रै की बात की जाए तो तै जमा रै से मिलकर बना है। और जिसको आप ज्ञानी बोलते हैं, ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी होता है, क्योंकि ये ज जमा य के मेल से बनता है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये शै जमा रै के मेल से बना है। एक इंस्टाग्राम पे एक भाई कहा था कि इस य का प्रयोग नहीं मैंने पढ़ने मिला, तो भाई यहाँ मिला है वो। ठीक है भाई, इस य का प्रयोग अगर कहीं नहीं मिलता तो आपको हमारी क्लास में देखने को मिलेगा, और इसका प्रयोग यहाँ होता है भाई। ठीक है, तो शै जमा रै से मिला है, बनता है श्रेय। तो ये भी 4 हो गए। 2 अगर आप लोगों से पूछे जाते हैं तो क्या है, उत्क्षिप्त है। उत्क्षिप्त जिसका दूसरा नाम मेरे भाई क्या है, ताड़न जात। इनकी संख्या कितनी है, 2 है। कौन कौन से हैं जी, एक तो अड़य है और एक ढ है। ध्यान दीजिएगा, ये ड नहीं है, ये ढ है। ढ के नीचे बिंदी लग रही है, और इनके उच्चारण में भी अंतर है। उसको आप ड बोलते हो और ढ बोलते हो। ये अड़य है और ढ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनके उच्चारण पर भी, ये उच्चारण भी आप लोगों ने शुद्ध करना है जी। ठीक है, और 2 रह गए जी अपने, क्या, अयोग वाह। क्या भाई, अयोग, अयोग वाह। अयोग वाह की संख्या भी कितनी है मेरे भाई, 2 है। कौन कौन से है, एक तो है जी अनुस्वार और एक है विसर्ग। ये भी लिख लीजिएगा। एक तो क्या है मेरे भाई, अनुस्वार, अनुस्वार यहां लिख देता हूं, शायद दिख ना रहा हो, लिख लीजिएगा ध्यान से, अनुस्वार। और एक है मेरे भाई क्या, विसर्ग। ठीक है, जो 2 खड़ी बिंदी जिसका उच्चारण किसकी तरह होता है मेरे भाई, है की तरह, है वर्ण की तरह विसर्ग का उच्चारण किया जाता है। ये बात भी आप लोगों ने नोट करनी है जी। ये हो गए कुल 52 वर्ण। आपने 53वां बताना है, कौन सा है, ये भी लिख लीजिएगा। ये है जी विशिष्ट, क्या है, विशिष्ट व्यंजन, जिसका उच्चारण अड़य की तरह होता है। जिसका उच्चारण किसकी तरह होता है मेरे भाई, अड़य की तरह होता है। ये इसका आकार इस प्रकार है। ठीक है, ये बात भी आप लोगों ने क्या करना है, नोट कर लेना है।
आगे की ओर बढ़िएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर जो हमने पढ़ ली है, बताओ जल्दी जल्दी, अब तो बता दो। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कैसे लेकर मैं तक 25 मैंने आपको अभी बताए थे, कैसे मैं तक, ठीक है। 33 की अगर बात की जाए तो ये व्यंजनों की संख्या रहेगी, ठीक है। किसकी संख्या, व्यंजनों की संख्या रहेगी। 4 की अगर बात की जाए, और मैं यकीन दिलाता हूं यहां से आपकी परीक्षा में मेरे भाई प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, ये बात भी आप लोगों ने क्या करना है, नोट कर लेना है। 4 क्या है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, संयुक्त व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है, ये बात भी आप लोगों ने नोट कर लेना है, ठीक है भाई। 8 की अगर बात की जाए, 8 क्या होते हैं, 8 कारक होते हैं, ठीक है, ये बात भी नोट कर लेना है। अगर मुख्य कारक पूछा जाता है तो मुख्य कारक की संख्या 6 है, क्योंकि 8 में से 2 क्या होते हैं, गौण कारक होते हैं, 2 होते हैं कौन कौन से, संबंध और संबोधन। ये बात भी आपको आगे चलकर मैं एक्सप्लेन बिल्कुल, और जिस भी मेरे भाई ने बहन ने डिटेल से कोर्स को नहीं पढ़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को उपलब्ध करवाया गया है। कहां पर रहेगा, विद्यापत गुरुकुल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेनी है, और उसके फ्री कोर्सेज के फोल्डर में आपको बिल्कुल फ्री में कोर्स हिंदी का मिल जाएगा। जिस कोर्स को लोग पैसे में बेच रहे हैं उनको बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाइएगा और पढ़िएगा, मौज करिएगा। तो ये थे 15 प्रश्न, चलो ये और देख लेते हैं। जो व्यंजन जीभ, तालु, दांत, होठों के परस्पर सटाने से उच्चारित होते हैं किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर कमेंट में छाप दीजिएगा, क्योंकि जो बातें पढ़ी है उसी के बिहाफ पर, उसी के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। अगर नहीं आता है तो आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।